एवरीवन, फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर। अब आपको पता है कि हीट इज नथिंग, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। जब भी एनर्जी फ्लो होती रहती है वही तो हीट होती है। तो हम आज देखेंगे कि मेथड्स क्या क्या होती है हीट ट्रांसफर के। हमारे पास तीन मेथड्स है हीट ट्रांसफर के। फर्स्ट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझने का बेहद आसान तरीका ये होता है बच्चों। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए अपनी एक क्लास है, क्लास में 10 रोज हैं ऐसे, ठीक है। अब मैंने एक चॉकलेट लास्ट बेंच पे पहुंचाना है, ठीक है। तो मेरे पास 3 डिफरेंट वेज है जिनमें वो चॉकलेट लास्ट बेंच वाले बच्चे तक पहुंच जाए। पहला तरीका ये, मैं पहले बेंच वाले बच्चे को दूंगा, पहला बेंच वाला बच्चा दूसरे बेंच वाले बच्चे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, और ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो वो चॉकलेट वहां तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी। दूसरा तरीका ये कि मैं चल के जाऊं और उसको जाके दे दूं, करेक्ट, तो भी उसके पास चॉकलेट पहुंच जाएगी। तीसरा तरीका ये, मैं डायरेक्ट फेंक के दे दूं उसको, यहां से मैं फेंकूं और उधर वो कैच कर लेगा। बस अगर आपको ये 3 एग्जांपल समझ में आ गए तो आपको ट्रांसफर हीट का समझ में आ गया। पहला तरीका, जो तरीका होता है कि पार्टिकल इधर से उधर जाता है, मतलब जो चॉकलेट है वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ जाती है, उस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। अब आपको करना क्या है, आपको अज्यूम करना है कि चॉकलेट को मानना है हीट एनर्जी पैकेट और बच्चों को मानना है पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द मीडियम। तो एक बात बता मुझे, क्या पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना जरूरी है? यस। इसका मतलब कंडक्शन में मीडियम का रहना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है, पार्टिकल रहता है अपनी पोजीशन पे। हाँ, थोड़ा हिल डुल जाता है, आगे से लेके पीछे देना, इतना काम करता है। तो हीट और एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो होती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड कोलिजन्स, ठीक है। तो यहां पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो 0 होता है। अब ये होता कैसे? आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक चम्मच पकड़ी मैंने, ठीक है, उस चम्मच को या किसी भी वेसल को आप ऐसे पकड़ के रखो और हीट, एक तरह से हीट करो, ठीक है। तो मैं इसको यहां से हीट करने देता हूं, मान लो एक साइड से। अभी दूसरी तरफ से अगर मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि यार थोड़ी देर के बाद मुझे गरम गरम फील होने लग जाएगा। अभी क्यों फील होगा? क्योंकि हीट है ना बच्चों, यहां से यहां फ्लो करने लग जाएगी, लेकिन रॉड का पार्टिकल यहां से उठ के यहां नहीं आएगा, बस हीट ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जैसे इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद ये इसकी जो एटम्स है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, कोलिजन होगी, तो इसकी हीट इसको ट्रांसफर, इसकी हीट इसको ट्रांसफर, एंड सो ऑन, कार्यक्रम चलता जाएगा। तो यहां पर हीट ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, और धीरे 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 टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे मैं इसको हीट करूंगा, बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और मुझे फील हो जाएगा कि हाँ, रॉड गर्म हो गई, चम्मच गर्म हो गई है, ठीक है। चलो, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका, मैं खुद जा रहा था और उसको चॉकलेट दे रहा था, उसी तरीके को बोलते हैं कन्वेक्शन, राइट। अभी कन्वेक्शन में भी क्या होगा, पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, मेरा प्रेजेंट होना जरूरी है, राइट, क्योंकि मैं जाके दूंगा तभी चॉकलेट से मिल पाएगी। तो पहली बात है, मीडियम प्रेजेंट होना जरूरी है, मीडियम होना चाहिए। दूसरी चीज, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का यहां मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहां मूवमेंट होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान एग्जांपल अगर दूं तो मैंने एक वेसल लिया, उस वेसल में मैंने पानी भर दिया। अब ये बहुत कॉमन एग्जांपल है बच्चों, आपने देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में, जब भी आप पानी गर्म करते हैं तो नीचे क्या होता है, बेसिकली ऐसे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे बबल, राइट।
और ये बबल आपको दिखेंगे कि ये ऊपर आते रहते हैं। ठीक, होता क्या है, जैसे ही मैं इसको हीट देता हूं पार्टिकल्स को, तो यहां पर जो बॉटम वाली लेयर होती है वो सबसे पहले हीट अप होती है। सबसे पहले एनर्जी कौन लेता है, वेसल से जस्ट टच जो बॉटम वाली लेयर होती है इसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिली, हीट मिली, तो बेसिकली इसका जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपांड हो जाता है। अपन ने वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ा था। जैसे ही वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, डेंसिटी घट गई। डेंसिटी घट गई मतलब लाइट हो गया। लाइट हो गया तो चला ऊपर। आया समझ में? लाइट हो गया तो चला ऊपर। इसीलिए ये डेंसिटी का डिफरेंस आता है टेम्परेचर से, और ये मूव करने लग जाता है पार्टिकल। अब क्या होगा, ये पार्टिकल जो हीट लेकर ऊपर गया, इसकी जो जस्ट ऊपर वाली लेयर थी वो नीचे आ गई। अब वो हीट अप होगी। जैसे हीट हुई, वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, वो ऊपर चली। तो लेयर बाय लेयर इसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होते जाएगा। और हीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि ये पार्टिकल यहां से हीट उठा के ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल का, इंडिविजुअल पार्टिकल का मूवमेंट हो जाता है, इसलिए हम इस तरह के हीट ट्रांसफर को बोलते हैं कन्वेक्शन। क्लियर? चलिए, बेसिकली अगर मैं हमारे सिलेबस की बात करूं, जेई के सिलेबस की बात करूं, नीट के सिलेबस की बात करूं, तो उसमें कन्वेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इसके दो टाइप्स पता होना चाहिए बच्चों। एक होता है फ्री कन्वेक्शन और एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। राइट? एक होता है फ्री, एक होता है फोर्स्ड। अब ये फ्री और फोर्स्ड क्या है? फ्री कन्वेक्शन मतलब अपने आप कन्वेक्शन हो रहा है, हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। और फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन हम करा रहे हैं जबरदस्ती। जैसे मान लीजिए कि कूलर का एग्जांपल ले लो, ठीक है, या कोई फैन का एग्जांपल ले लो। अभी हॉट एयर या कोल्ड एयर है, ठीक है। अभी मान लो इस रूम में कोल्ड एयर है और मैं फैन लगा दूं, तो आपको पता है कि फैन के थ्रू एयर फोर्स होकर बाहर चली जाएगी। ठीक है, कूलर में यही होता है। कूलर में क्या होता है, ठंडी हवा इधर जाती है, और ठंडी हवा अगर फैन फेंकेगा तो जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाएगी। गर्म हवा क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दीस टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन में क्या होगा, पार्टिकल का मूवमेंट तो होगा लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं होगा, अपने आप होगा। ठीक, चलिए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें कुछ दिखती है, कुछ नहीं दिखती है। ठीक है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें दिखती नहीं है। सारी एनर्जी की जितनी वेव हमें दिखती नहीं है, हमें सिर्फ विजिबल रीजन वाली एनर्जी दिखती है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी वेव्स घूमती रहती है लेकिन हमें सिर्फ लाइट ही दिखती है। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड कैटेगरी में आता है वो होता है कि मैं डायरेक्ट पार्टिकल को फेंक के उसको दे दूं, चॉकलेट फेंको और वो कैच कर लिया। ठीक, तो रेडिएशन भी यही होता है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं हो तब भी एक बॉडी से हीट दूसरी बॉडी में आसानी से चली जाएगी, डायरेक्ट जाना है उसको। अब मैं आपसे पूछे कॉमन सेंस एक चीज कि बताओ बच्चों, विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? सबसे तेजी से हीट ट्रांसफर किसमें होगा? आपका कॉमन सेंस एग्जांपल से चल जाएगा कि फेंक के दूंगा तो सबसे तेज होगा। दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, और हमको इसके बारे में काफी चीजें पढ़नी है। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्शन और रेडिएशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब आपसे पूछता हूं मैं कुछ बेसिक सवाल। मान लीजिए कि दो बॉडी है, इसका टेम्परेचर TH है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर TC है। ठीक है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। मैं मान लेता हूं मैंने इसको रूम में रखा है, रूम में एयर भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, और बीच में मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मेटल वायर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट जाएगी। अब कितने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर अवेलेबल होंगे यहां पर? हीट कितने तरीके से जा सकती है? कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन होगा, कंडक्शन कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन रेडिएशन होगा, रेडिएशन कंडक्शन होगा, या तीनों होंगे? तो द करेक्ट आंसर है बच्चों,
देखते हैं वन बाय वन। हमें पता है कि ये वायर है, तो वायर के थ्रू हीट फ्लो होगी ऐसे, इसका मतलब कंडक्शन तो अवेलेबल है, ठीक है। कन्वेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से देखिए, यहां पर एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पे आपको दिखेगा कि ये सारे एयर पार्टिकल्स हैं ऐसे। एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहां से हॉट बॉडी से हीट लेके जाएंगे और कोल्ड बॉडी को दे देंगे। तो यहां पर कन्वेक्शन भी होगा, किसके थ्रू? एयर पार्टिकल्स के थ्रू। क्लियर? और रेडिएशन होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। जब भी किसी बॉडी के पास टेम्परेचर होता है, वो एनर्जी रेडिएट करती ही करती है, ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप ऐसा समझ के चलिए कि जब भी बॉडी के पास टेम्परेचर होगा, वो रेडिएशन परफॉर्म करेगा, रेडिएशन तो होगा ही। तो यहाँ पर तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अवेलेबल है, राइट। अगर मैं यहां से एयर पार्टिकल्स निकाल लेता, इसको वैक्यूम में रख देता बच्चों, तब कितने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं मेरे पास? तब मेरे पास कंडक्शन होता, कन्वेक्शन नहीं होता, क्योंकि वैक्यूम में एयर पार्टिकल्स नहीं मिलते। और रेडिएशन तो होता, रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन आपको पता ही है, इसमें रिक्वायर होता है मीडियम, और मीडियम के कारण पार्टिकल्स के वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के कारण एनर्जी एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफर होती है, ठीक है। चलिए, तो मैं दो बॉडी बना लेता हूं, ये हायर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे है, और ये मेटल रॉड या वायर मान लीजिए, ठीक है। ये किस भी शेप का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो उसे रेक्टेंगुलर शेप भी मान सकते हैं, आप चाहें तो एक सर्कुलर रॉड भी मान सकते हैं, अपने ऊपर होता है, हाँ? ऐसे कोई रॉड लगा दी मैंने एल लेंथ की। अब देखो क्या होता है, बेसिकली जो हीट ट्रांसफर होता है यहां से यहां, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। सो इस स्टडी को हम दो पार्ट में करेंगे बच्चों, एक करेंगे अनस्टेडी स्टेट में और एक करेंगे स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो मैं बात करता हूं दोनों की, लेकिन पहले बात करूंगा मैं स्टेडी स्टेट की। अब देखो, हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता है बच्चों? स्टेडी स्टेट का मतलब यहां पर टेम्परेचर TH, यहां पर टेम्परेचर TC। इसका मतलब जैसे ही इस वायर को कनेक्ट करना, तो इस एंड का टेम्परेचर TH हो जाएगा और इस एंड का टेम्परेचर TC रहेगा, ठीक है। अब हीट फ्लो होगी, ठीक है। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होती है dQ/dt, that is directly proportional to the temperature difference, delta T, right? स्मॉल t मतलब टाइम और कैपिटल T मतलब टेम्परेचर, ठीक है। जो dQ/dt होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, राइट। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना स्लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, और जो dQ/dt होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितना ज्यादा एरिया, क्रॉस सेक्शन समझ, जितना ज्यादा ये जो एरिया दिखाई दिया है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, राइट। ओके, अब देखिए, सो आई कैन राइट द dQ/dt इज इक्वल्स टू a into dt/dx। अब मैं dx भी लिख सकता हूं, बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ को मैं अगर मैं स्मॉल लेंथ की बात करूं तो छोटी सी लेंथ को मैं dx लिख सकता हूं, है ना। अब ये जो dt/dx होता है, ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ध्यान समझते हैं ना, बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल टफ नहीं। नाउ I remove the proportional sign, so I'll get dQ/dt is equals to Ka dt/dx, where K is called as coefficient of thermal expansion. Coefficient of thermal conduction, right? K इसका कोएफिशिएंट है। अब ये कोएफिशिएंट
मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिए ना, यहां तो हमने समझ लिया कि भाई हीट फ्लो होगी, कहां से कहां फ्लो होगी, यहां से यहां फ्लो होगी, हीट ऐसे ऐसे फ्लो होगी। लेकिन एक चीज हमें समझना जरूरी है कि ये स्टेडी स्टेट क्या है। व्हाट इज द स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट मतलब ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहे हैं यहां पर और यहां पर, ये कांस्टेंट होना चाहिए। मैं आपको फील दिलाता हूं कि ये कांस्टेंट क्यों नहीं होते। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री है और दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, ठीक है। अब मैं एक वायर लेके आया, वायर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा है, मान लीजिए वायर का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं। अब जैसे ही मैं इन दोनों बॉडी के बीच में इस रॉड को कनेक्ट करूंगा या इस वायर को कनेक्ट करूंगा तो क्या तुरंत टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं, टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा? इस वाले पॉइंट को 30 डिग्री से 80 डिग्री होने में टाइम लगेगा, राइट? तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 80 डिग्री होगा तो फिर क्या होगा? धीरे 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 हीट का ट्रांसफर होना शुरू होगा। तो मैं मान लेता हूं यहां पे टेम्परेचर हुआ T1, यहां पे टेम्परेचर हुआ T2, ठीक है। अब देखोगे यहां पे जितनी भी हीट आएगी मान लो, तो उसमें दो काम होंगे। क्या काम होगा? एक तो इतने वाले पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, समझ रहा है? क्योंकि ये खुद भी तो एनर्जी खाएगा पहले, तभी तो आगे फ्लो होगा। तो जितनी भी एनर्जी आएगी वो कुछ एनर्जी खुद में एडजस्ट करेगा और कुछ एनर्जी पास कर देगा। इसीलिए इस स्टेट को बोलते हैं वेरिएबल और अनस्टेडी स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूं तो इसका मास अगर m मानूं तो ms डेल्टा t, इसमें जो हीट खाई इज इक्वल्स टू हीट आई माइनस हीट गई, हीट आई कितनी? हीट आई k a dt1 by dx माइनस k a dt2 by dx, ठीक है। बेसिकली आप टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकते हैं, छोटा टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर यहां पर। हीट आई माइनस गई इक्वल्स टू हीट इस ऑब्जेक्ट ने, इस पार्ट ने कंज्यूम कर ली, ठीक है। अब ये जो बेसिकली dt by dx ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, तो ग्रेडियंट फॉर्म करती है ये, ठीक है। हालांकि ये अनटोल्ड स्टोरी है, इससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हमको फील आना चाहिए कि यार ये स्टेडी स्टेट क्यों लिखा है। स्टेडी स्टेट इसलिए लिखा है क्योंकि अनस्टेडी स्टेट एग्जिस्ट करता है एक बार जब टेम्परेचर सेट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? एक बार टेम्परेचर सेट हो गया मतलब जितनी एनर्जी खाली थी इनिशियली बॉडी ने वो खा ली, अब कोई एनर्जी नहीं खाएगी, जितनी भी एनर्जी इधर से आएगी वो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं, इसका टेम्परेचर अब जिंदगी भर TH के बराबर ही होगा, ठीक है। एनर्जी आती जाएगी इधर से और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री मतलब TC के बराबर ही होगा, तो कंटिन्यूअसली हीट आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, ठीक है। मैं स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद ये नहीं कंसीडर करूंगा कि रॉड कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट में डायग्राम्स कैसे बनते हैं? ये मान लीजिए मैंने रॉड बनाया और इस रॉड को आप देखेंगे तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। यहां पे टेम्परेचर होगा T1, यहां पे टेम्परेचर होगा T2, यहां पे टेम्परेचर होगा T3, ठीक है। बेसिकली ये लाइन नहीं है, प्लेन है, आपको दिखेंगे ये चीजें प्लेन है, ऐसे प्लेन दिखेंगे। These planes are called as isothermal planes, मतलब उस पूरे प्लेन का टेम्परेचर T1 होगा, इस पूरे प्लेन का टेम्परेचर T2 होगा। हालांकि मुझे पता है, कॉमन सेंस है कि T1 बड़ा होगा T2 तभी तो हीट फ्लो होगी, लेकिन जितनी हीट इनकमिंग है, जितनी हीट यहां से आएगी उतनी की उतनी हीट ही निकल जाएगी स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद। और हमारे सिलेबस में स्टेडी स्टेट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाना बच्चों ट्रैप है, फंस मत जाना। After achieving the steady state only, we can assume that whatever the heat which is coming from the hot source is going into the cold source और cold sink, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक।
कंडक्शन को और अच्छे समझते हैं एक LTQ से, लेकिन उसके पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए dq by dt इज इक्वल्स टू ka इंटू dt by dx। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी चीज और ऐड करता हूं बच्चों, एक माइनस साइन लगा रहा हूं। इस माइनस साइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, कहां से, हॉट बॉडी से टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी की तरफ जाते जाओगे, तो आपको टेम्परेचर में डिक्रीज दिखेगा। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट अ माइनस साइन ओवर हियर। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। कितना? 1 मीटर इसकी लेंथ है, राइट। अभी इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसका कुछ मटेरियल की कंडक्टिविटी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ K इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इस एंड को मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया है और इस एंड को मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इस रॉड का टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर अचीविंग स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे फोकस क्यों करो बच्चों, आपको पता ही है, आपको टेम्परेचर बताना है। ठीक, चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है क्या, कि जितनी हीट यहां से आएगी उतनी हीट आगे हर क्रॉस सेक्शन में से पास होगी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं स्टेडी स्टेट की। अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करता हूं तो आपको पता है टेम्परेचर में चेंज होता है, लेकिन dq by dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू आउट द रॉड कांस्टेंट होती है। तो आई कैन राइट, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, यहां से यहां तक एक पार्ट और यहां से यहां तक दूसरा पार्ट। ठीक है, सो आई कैन राइट dq by dt थ्रू द पार्ट 1 मस्ट बी इक्वल्स टू dq by dt थ्रू द पार्ट 2। रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों पार्ट में बराबर होना चाहिए। ठीक, चलिए अब यहां पे हम लिख सकते हैं ka विद नेगेटिव साइन इनटू dt। जो dt क्या होगा, dt होता है हमारा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, या फिर अगर आप माइनस साइन हटा दें यहां से तो बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 100 माइनस t डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ka बड़ा टेम्परेचर प्लस t माइनस 0 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर, लेंथ कितनी यहां से है, ये अगर 30 है तो ये 70 होगी, 70। नाउ अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ka कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 7 into 100 minus t is equals to 3 into t minus 0, right? So here I can write 700 is equals to 70 plus 3t, that is 10t. So here you get t equals to 70 degree centigrade. ठीक, अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते और बिना कैलकुलेशन करके कॉमन सेंस से भी करते तो आंसर जरूर आता। क्यों, ध्यान से देखना। आपको पता है जो टेम्परेचर का डिक्रीज है वो क्या लीनियर डिक्रीज है ना। अच्छा, इसका मतलब अगर 100 सेंटीमीटर पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 सेंटीमीटर पे डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का 100 का, मतलब 1 सेंटीमीटर पे कितना डिफरेंस आ रहा होगा। अगर 100 सेंटीमीटर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है तो 1 सेंटीमीटर पे क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है। इसका मतलब अगर मैं आपसे यहां पूछता, राइट, सेंटर पे पूछता तो कितना होता 50। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे पूछता 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, ये सेंटीमीटर लिखा है। अभी 10 सेंटीमीटर पे कितना डिफरेंस आना चाहिए, 10 डिग्री का, तो 10 सेंटीमीटर पे आएगा 10 डिग्री का डिफरेंस, मतलब हो जाएगा 90। फिर 20 सेंटीमीटर पे 20 डिग्री का, 30 सेंटीमीटर पे 30 डिग्री का, एंड सो ऑन। तो आपका आंसर 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर पे पूछे, सॉरी 30 सेंटीमीटर पे कितना डिफरेंस आएगा, 30 का चेंज आना चाहिए। इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर जाना चाहिए वो जाना चाहिए 70। तो लॉजिक से भी आपका आंसर वही आ रहा है,
जो आना चाहिए एक्चुअली में। करेक्ट। अब अगर मैं ग्राफ बनाता कि ग्राफ बनाओ टेम्परेचर का लेंथ के साथ, राइट, तो हमें एक लीनियर डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता, राइट, ऐसे। तो ये कुछ 100 डिग्री और घटते 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 ये यहां तक 0 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, एक लीनियर ग्राफ मिलता। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा विद नेगेटिव स्लोप, क्योंकि नेगेटिव साइड यहां लगा हुआ है इसलिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, अगर मैं आपसे बिफोर स्टडी स्टेट पूछता कि एक रॉड को मैं लाया उठा के और वो रॉड 30 डिग्री पे थी और मैंने यहाँ पे लाके फिट कर दिया, अब आपको पता है कि ये डिक्रीज लीनियर तो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर का ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी फॉर थर्मल कंडक्शन। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा बचपन में। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। और R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए एक रॉड है और रॉड में से हीट फ्लो हो रही है, ये है T2, ये है T1, तो जो हीट फ्लो होती है dq by dt, रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल्स टू ka by l into T2 minus T1, हायर माइनस लोअर, ठीक है। अभी बेसिकली T2 minus T1 क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। You know that heat flow from higher temperature to lower temperature and current flow from higher potential to lower potential. ये V क्या है बच्चों? ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखना है। पोटेंशियल नहीं, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो अगर मैं इस टेम्परेचर डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोल दूं और इस हीट को करंट के इक्विवेलेंट रख दूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रॉड में करंट, अगर मैं यहां से करंट आई फ्लो हुई तो थ्रू आउट द रॉड आई ही करंट फ्लो होती है। सिमिलरली dq by dt क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो। जितनी हीट यहां से फ्लो होती है उतनी हीट यहां से फ्लो होती है, कब? स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो v equals to IR, कैन आई राइट I equals to V by R, राइट। इसका मतलब ये चीज और ये चीज बराबर है, मतलब 1 upon R is equals to KA by L। R क्या होता है? रेजिस्टेंस, लेकिन इस केस में हम इसको बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। सो जो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी L by KA। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए, क्यों? क्योंकि जब मैं कॉम्बिनेशन करूंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस इजी कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं कॉम्बिनेशन। दो तरह की कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? हम दो रेजिस्टेंस को सीरीज में ले आते हैं। आपको बताइए जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो R सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 plus R2, राइट। और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है 1 upon R parallel is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, राइट। चलिए तो मान लीजिए दो रॉड है मेरे पास, इसकी कंडक्टिविटी K1 है, एरिया A है, लेंथ L है, राइट। सेकेंड रॉड कंडक्टिविटी K2, एरिया A, लेंथ L, राइट। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, राइट। दो तरीके के क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन वो ये पूछेंगे कि इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया, किस लगाया? सीरीज में लगाया। सीरीज में लगाया है तो इफेक्टिव R बता दो या फिर इफेक्टिव K बता दो। व्हाट विल बी द इफेक्टिव K? अभी इफेक्टिव K किस निकालते ध्यान से देखना। यू नो दैट R सीरीज इक्वल्स टू R1 plus R2, राइट। R
ये हो जाएगा L बाय K1A प्लस L बाय K2A, राइट। और ये R इफेक्टिव, क्या लिखूंगा इसको, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय A इफेक्टिव इंटू K इफेक्टिव, ठीक है। जैसे ही मैंने इनको सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है, तो जो इफेक्टिव लेंथ रहेगी बेसिकली वो इफेक्टिव लेंथ कितनी रहेगी, L प्लस L2L, सो यू कैन राइट 2L। एरिया इफेक्टिव कोई चेंज नहीं हुआ एरिया में, तो एरिया A ही रहेगा एंड दिस विल बी K इफेक्टिव L बाय K1A प्लस L बाय K2A, राइट। तो L बाय A L बाय L बाय हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2 by K effective is equals to 1 upon K1 plus 1 upon K2, right? Two by K effective is equals to 1 upon K1 plus 1 upon K2. Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।